नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। एक बार फिर आपका स्वागत है। रात 9 बज रहे हैं और रात 9 बजे आज जो विषय लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं, हमसे आपसे सबसे जुड़ा हुआ विषय है। जी हाँ, वोट का वायरस। वोट का वायरस। और ये बहुत खुलकर दिखने लगा है वोट का वायरस। आपने देखा, खबरों में देखा कि बिहार में चुनाव का जो है आगाज हो गया है। चुनाव का आगाज ऑफिशियली नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से ये आगाज हुआ है। ये कहने को अमित शाह जी ने वर्चुअल रैली की, तेजस्वी यादव जी ने थाली बजाई राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, और जेडीयू ने ताली बजाई। यानी ताली, थाली और वर्चुअल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इन सब सारी चीजों का कोविड काल से बड़ा कनेक्शन रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, याद कीजिए, जब सार्क देशों के सम्मेलन हुए थे, प्रधानमंत्री जी ने की थी, 15 मार्च तारीख थी, तब देश लॉकडाउन में नहीं गया था। वो वर्चुअल मीटिंग थी, और वो वर्चुअल मीटिंग इस रूप में, बल्कि इसको कॉन्फ्रेंसिंग बोलते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग थी, लेकिन आप जानते हैं टेलीविजन की भाषा में, डिजिटल की भाषा में। तो वो एक मीटिंग थी। उसके बाद ताली थाली बजाई गई थी। वो भी आपको याद होगा, 19 तारीख को ऐलान हुआ था, 22 मार्च को ताली थाली बजी थी। और ताली थाली जब बजी थी, बहुत सारी घोषणाएं हुई थी। ये कोरोना वॉरियर्स के उत्साह में, उनका उत्साह बनाने के लिए किया गया था। और ये कहा गया था, कई कई तरह की भ्रांतियां भी टीवी में फैलाई गई थी कि अगर ताली थाली बजेगी तो उससे जो साउंड क्रिएट होगा, उससे कोविड खत्म हो जाएगा। ये सारी बातें मैं जस्ट राउंड अप कर रहा हूं आपको याद दिलाने के लिए। फिर वो 24 तारीख की रात, 25 तारीख, 24-25 की दरमियानी रात कह लीजिए, रात 12 बजे से चला गया देश लॉकडाउन में। और उस पीरियड में आपको याद होगा, वो 10 मार्च भी आपको याद होगा, जिस दिन हम लोग होली मना रहे थे, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वैज्ञानिकों की जो राय है उसके मुताबिक हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए और हम होली कम से कम मनाएं या एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। सबने एहतियात के तौर पर होली मनाई थी, लेकिन उस दिन एक पॉलिटिकल होली भी खेली गई थी, एक राजनीतिक होली भी खेली गई थी, जब कांग्रेस की से ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके बहुत सारे विधायक, उन विधायकों को कांग्रेस से अलग करके बीजेपी में जोड़ने की घोषणा हुई थी। वो भी एक होली थी। तो ये कोविड काल की शुरुआत जो है 10 मार्च से, जब हमने होली में कोविड से दूर रहने की घोषणा की थी और पॉलिटिकली कांग्रेस से विधायकों को तोड़ा गया था मध्य प्रदेश की सरकार बनाने के लिए। और ये तब तक चलता रहा 24 तारीख तक, जब तक कि शिवराज सिंह चौहान का शपथ ग्रहण नहीं हो गया। शिवराज सिंह चौहान का शपथ ग्रहण हुआ, अगले दिन से देश लॉकडाउन में चला गया। यह है कोविड जो वायरस, कोरोना वायरस, वोट का वायरस से इसका कनेक्शन यहां से मैं दिखा रहा हूं। और आज जो आप देख रहे हैं कि तारीख 7 जून है, 7 जून को जो वर्चुअल रैली हुई है देश में बिहार के लिए, ये वर्चुअल रैली का भी कोरोना वायरस से जबरदस्त कनेक्शन है, और इस कनेक्शन को समझने की जरूरत है। कनेक्शन राज्यसभा चुनाव से भी है। वो राज्यसभा चुनाव जो आप देख रहे हैं प्रगति पर है। गुजरात से 8 कांग्रेस के विधायक तोड़े जा चुके हैं, पैसे बहाए जा रहे हैं। 4 राज्यसभा की सीटें हैं। इन सीटों के लिए किस तरह से जोड़ तोड़ किया जाए, क्षमता से ज्यादा सीट कैसे जीत ली जाए, ये कोशिश दिख रही है। इससे पहले एक बात और याद दिलाने की जरूरत महसूस करता हूं, क्योंकि हमें तो हमेशा अक्सर आपको मुंह दिखाना है, बात करना है, कोई बात छिपाना या किसी मंशा से छिपाना, ये सब होना नहीं चाहिए। आपको याद होगा महाराष्ट्र में
अगर अगर विधान परिषद के चुनाव नहीं होते तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद पर नहीं बने रह सकते थे। पहले तो कोविड-19 के कारण वो इलेक्शन पोस्टपोन किया गया, और बाद में जब अंदर खाने की सियासत होने लगी, शरद पवार जी ने राज्यपाल से मिलते हैं, उद्धव ठाकरे जी की तरफ से राज्यपाल से मुलाकात होती है, फिर राज्यपाल जी उनको कहते हैं कि आप प्रधानमंत्री जी से बात कीजिए, फिर ये लोग प्रधानमंत्री जी से संपर्क करते हैं, और आखिरकार क्या होता है कि चुनाव आयोग फिर से विधान परिषद की चुनाव की तारीख तय कर देता है, और उद्धव ठाकरे राज्य विधान परिषद में चुन करके आते हैं, और इस तरह से उनको मुख्यमंत्री के तौर पर जो इस्तीफा देने की बाध्यता वाली एक परिस्थिति बन रही थी वो खत्म हो जाती है। ये मिलीभगत भी कोरोना वायरस संकट में आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इसके पीछे की राजनीति क्या है और क्या होने वाली है, क्योंकि जो राजनीति में दिखता है वो हमेशा वही नहीं होता है, हमेशा वही नहीं होता है जो राजनीति में दिखता है। ये दूर के राजनीतिक रिश्तों के भी संकेत होते हैं। आप देखेंगे एक और वाकया हुआ था कि शरद पवार जी की नतनी की जो सगाई है वो अनिल अंबानी जी के बेटे के साथ हुई। उसके बाद से ही राजनीतिक करवट जो है राजनीति का महाराष्ट्र में बदलने लगा, अटकलें तेज होने लगी, बहुत तरह की चीजें हुई। हालांकि उसका पटाक्षेप इस रूप में हुआ कि ऐसी कोई बात नहीं है, उद्धव ठाकरे बने रहेंगे। और बीजेपी के तरफ से जो लगातार कैंपेन चल रहा था कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दें, कि कोविड में फेल हो गए हैं, तमाम तरह की चीजें, वो साधुओं की मॉब लिंचिंग, तमाम तरह की चीजें, आज आप क्या देखते हैं? नहीं, इस शांति में भी कुछ कोलाहल छिपा हुआ है। इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। ये बातें जो मैं कह रहा हूं आपको याद आएंगी, लेकिन मैं लौटता हूं फिर से बिहार पर। बिहार पर लौटना क्यों जरूरी है? बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां पर कि कोविड-19 के बाद, कोविड संकट के बाद पहला चुनाव होगा ये, और इस चुनाव में ये देखा जाएगा मूड क्या है, और खास करके प्रवासी मजदूरों का मूड। प्रवासी मजदूर इसलिए महत्वपूर्ण है बिहार में क्योंकि जब 2005 में नीतीश कुमार चुन करके आए थे, उस वक्त चुनाव नवंबर में हुए थे, और इस बार भी चुनाव का समय लगभग वही है। इसके क्या मतलब है? ये वो समय होता है जब छठ, दिवाली, इन सब पर्व पर, दुर्गा पूजा, इन सब त्योहार के मौके पर सारे बिहारी मजदूर हिंदुस्तान से लौट करके अपने घर में होते हैं, और सारे प्रवासी कहे जाने, मैं प्रवासी बोलने का समर्थक नहीं हूं, लेकिन ये चल गया है इसलिए मुंह से निकलता है। सारे मजदूर, माइग्रेंट वर्कर्स बिहार में होते हैं, और उन माइग्रेंट वर्कर्स ने ही नीतीश कुमार को तब सत्ता में पहुंचाया था। आज एक बार फिर वही माइग्रेंट वर्कर्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि सबके सब इस चुनाव में होंगे, टाइमिंग वही है। लेकिन इस बार प्रवासी मजदूरों का मूड कुछ अलग होगा। वो मूड, जैसा व्यवहार उसके साथ हुआ, उसको लेकर उसके मन में क्या प्रतिक्रियाएं हैं, वो प्रतिक्रियाएं वोट के रूप में व्यक्त होने वाली हैं। और इस मूड को कैसे ठीक करें, इसके लिए राजनीति तेज हो गई है। अमित शाह जी की आज वर्चुअल रैली हुई। रैली में उन्होंने एक साथ दो बातें कही जो कंट्राडिक्टरी हैं। एक तो उन्होंने कहा कि इस रैली का चुनाव से कोई संबंध नहीं है, और दूसरी बात उन्होंने कही कि चुनाव में हम 2/3 बहुमत के साथ एनडीए जीत कर आएगा, जेडीयू बीजेपी का गठबंधन 2/3 बहुमत से जीत कर आएगा। उन्होंने लालटेन से एलईडी युग की भी बात कही, और वो जो कहते हैं जंगल राज से ये मंगल राज तक की भी बात कही। लेकिन इन सब में वोट का कनेक्शन, वो कह देंगे कि मत ढूंढो, तो क्या वोट का कनेक्शन खत्म हो जाता है? ये वोट का कनेक्शन नहीं खत्म होता है। मैंने चर्चा में वामपंथी दलों का जिक्र नहीं किया,
वामपंथी दलों ने भी विरोध, पूरे प्रदेश में विरोध मनाया इस वर्चुअल रैली के खिलाफ। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती दोस्तों, एक बात समझ में नहीं आती कि भारतीय जनता पार्टी अगर वोट मांगने के लिए वर्चुअल रैली कर रही है तो विपक्ष को इसका विरोध करने की क्या आवश्यकता है। मैं कतई ऐसे विरोध के पक्ष में नहीं रहता। अरे विपक्ष को अगर राजनीति करनी है तो अपना एजेंडा लेकर के आइए। विरोध का एजेंडा आपका आगाज होगा तो ये तो नकारात्मकता है। आप तो बीजेपी के ही पिच पर खेल रहे। तो अगर थाली बजाते हुए आरजेडी के नेता दिखते हैं तो याद तो वही आता है जब 22 तारीख को लोगों ने, जब 22 मार्च को तो दिए जलाए गए थे, जब मार्च में ही ताली थाली बजाई गई थी। तो ये जो ताली थाली बजाने का आरजेडी का कॉन्सेप्ट आया, विरोध का कॉन्सेप्ट आया, वामपंथी दलों के विरोध का कॉन्सेप्ट आया, तो ये बात जो है कुछ हजम नहीं। मैं तो उन्हें सलाह दूंगा, ये विरोध की राजनीति छोड़ो, रोड मैप लेकर के आओ कि बिहार का विकास कैसे करोगे, कैसे नीतीश कुमार से बेटर बिहार दे सकते हो। ये जब तक आप लेकर के नहीं आएंगे तो विरोध की राजनीति से प्रवासी मजदूरों में कोई उम्मीद जगने वाली नहीं है। वो प्रवासी मजदूर जो आज हताश है, इसलिए हताश है कि देश के सारे प्रदेश के लोग अपने प्रवासी मजदूरों को वापस बुलाने के लिए प्रयास जब कर रहे थे, तब यही बिहार के नीतीश कुमार कह रहे थे कि ये सेंट्रल लॉकडाउन की भावना के खिलाफ है। अपने मजदूरों को अपने घर में वापस जाने के लिए, वापस बुलाने के लिए आपको सेंट्रल लॉकडाउन की भावना दिख रही थी। लेकिन यही भावना केंद्र सरकार ने क्या देखी? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने देखी? दिल्ली की सरकार ने देखी? क्या राजस्थान और गुजरात की सरकारों ने देखी? किसी ने नहीं देखी। ये भावनाएं दो तरीके से व्यक्त हुई। एक तो प्रवासी मजदूरों को जो अपने प्रदेश के उनको वापस लाना, और दूसरा जिन स्टेट्स में ये प्रवासी मजदूर रह रहे थे उनकी रोजी रोटी अगर छिन गई है, पहले तो सुनिश्चित करना, और अगर छिन गई है तो संकट की घड़ी में उनको दाल रोटी का इनके लिए इंतजाम करना, ये दायित्व था। लेकिन इसकी कमी देखी गई। राजनीति से ऊपर इस पर चर्चा की जानी चाहिए। लेकिन बिहार सरकार ने क्या किया? जिसके मजदूर परेशान हो रहे थे, देश भर से सड़कों पर पैदल घर लौट रहे थे, उनको वहां पहुंचने पर भी क्वारंटीन के नाम पर जो सुविधाएं दी गई वो भयावह है। तो वो गुस्सा जो प्रवासी मजदूरों में है, उस गुस्से को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, ये एनडीए के लिए सबसे बड़ी जरूरत है। और अमित शाह ने ये प्रयास शुरू कर दिया है। सिर्फ बिहार ही नहीं, दूसरे प्रदेशों में भी उनकी ये कोशिश दिखेगी। वहां भी वो जन संवाद रैली करेंगे जहां उनको फिर से चुनाव कराने का मन है या कि राजनीति पलटने का मन है, जैसे कि महाराष्ट्र, बंगाल में भी वो करेंगे। मगर ये कोरोना का जिस संकट की हम बात कर रहे थे, जिसमें हम कह रहे थे कि जान बचाना सबसे प्राथमिकता है, जान है तो जहान है, आज पलट गया है। आज सिचुएशन पलट गया है। इस तरह से पलटा है कि राजनीति है तो सब कुछ है, राजनीति है तो सत्ता है, सत्ता है तो हम हैं मतलब पॉलिटिशियंस हैं, और हम में वो जमात नहीं है, वो मजदूर नहीं है, वो गरीब नहीं है। ये राजनीति की प्रायोरिटी कोविड काल में भी देखने को मिल रही है। ये महाराष्ट्र से लेकर के गुजरात और गुजरात से लेकर के बिहार तक की जो सियासत चल रही है, बंगाल तक की जो सियासत चल रही है, आप देखेंगे जब कोरोना का जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो मुद्दे तलाशे जा रहे थे। पश्चिम बंगाल को बहुत तंग किया गया, आपके यहाँ मृत्यु दर ज्यादा है, आप संख्या छिपा रहे हैं, आप केंद्रीय बल को वहां भेजने नहीं दे रहे, बगैर बातचीत किए हुए केंद्र से टीम भेज दी जाती थी। ये टकराव की एक पॉलिटिक्स करते हुए स्थापित करना कि राज्य सरकार तो कुछ काम ही नहीं करना चाहती, हम तो सब काम करना चाहते। लेकिन कुछ ही समय में परिस्थिति बदल जाती है, मृत्यु रेट की दर जो है सबसे ज्यादा गुजरात में हो जाती है। अब गुजरात में कोई टीम नहीं जाती, वो गुजरात में वो टसल नहीं दिखता, क्योंकि अब उससे भी ज्यादा चूंकि महाराष्ट्र में है तो
महाराष्ट्र विपक्ष शासित प्रदेश है तो रिलैक्स हो गए। अरे ये कैसी लड़ाई है कोविड से कि पार्टी के आधार पर आप लड़ेंगे? आपने सेंट्रल लॉकडाउन जब किया था सारे पार्टियों ने साथ दिया था, सारे मुख्यमंत्रियों ने साथ दिया था, लेकिन 2 लॉकडाउन के बाद तीसरा आते आते आपने इस तरह से आप पीछे भागे, जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर छोड़ दी। और स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि दिल्ली कह रहा है कि दिल्ली के अस्पताल दिल्ली वालों के लिए। और ये कौन सी राजनीति है? इस किस तरह की राजनीति में हम देश को ढकेल रहे हैं? दिल्ली वाले ही का ही इलाज दिल्ली में होगा तो भाई अरविंद केजरीवाल जी आप क्यों बेंगलुरु में जाते थे गले की खांसी का इलाज कराने के लिए? आप दिल्ली में ही करा लिया करते। ये जो नजरिया है, ये जो मरीज को देखने का तरीका है, गलत है। क्या कोई विदेशी व्यक्ति दिल्ली में अगर बैठा हुआ है तो उसका इलाज दिल्ली में नहीं होगा क्योंकि वो हिंदुस्तान से बाहर का है? मरीज की भी क्या राष्ट्रीयता देखी जाएगी? यहां तो प्रांतीयता देखी जा रही है। दूसरे प्रदेश से अगर दिल्ली में आया है तो उसका इलाज नहीं होगा। ये अमानवीयता है, ये राजनीति भी नहीं है। पर ये सब चीजें क्यों शुरू हुई? क्योंकि केंद्र सरकार ने, जिसके पास आपदा से संबंधित कानून है, इस स्थिति से लड़ने का अधिकार है, जिसके तहत पूरे देश में उन्होंने लॉकडाउन लगाया और राज्यों को लड़ने के लिए उस तरीके से साथ नहीं जोड़ा, वो जिम्मेदार है। राज्यों को आज तक केंद्र सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए 1 रुपया नहीं दिया है। 1 रुपया राज्य सरकारों को कोविड-19 से लड़ने के लिए केंद्र सरकार ने नहीं दिया है। तो राज्य सरकार अपने अपने तय कोविड-19 की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इन सब चीजों से ध्यान हटाने के लिए अब क्या होगा? सबसे बड़ी चीज कि राजनीति को फिर से जिंदा कर दिया जाए। राजनीति कैसे जिंदा होगी? कोई ना कोई एक चुनाव आ जाए। पहले राज्यसभा का चुनाव करा लेते हैं, फिर बिहार चुनाव होगा, फिर बंगाल चुनाव होगा और उसके बाद इस दौरान में धार्मिक बातें होंगी, एक दूसरे को उकसाने की बातें होंगी और जातीय उन्माद फैलाया जाएगा। इन सारी चीजों में आप उलझ जाएंगे और कोविड-19 की जो लड़ाई पूरा देश जो एकजुट होकर के लड़ने की बात कर रहा था, जो लोग बात कर रहे थे, वो उससे पीछे हट जाएंगे। ये राजनीति है। और आज हम आंकड़ों में कहां हैं जनाब? आज हम कहां हैं जो हम कोविड-19 से अपना ध्यान हटाने की बात कर रहे हैं? ये कैसी राजनीति है? ये वायरस, ये राजनीति इस कोविड-19 के वायरस से ज्यादा खतरनाक है साहब। इस कोविड-19 के वायरस से ज्यादा खतरनाक है ये राजनीति, जो 550 कोविड-19 के मरीज होने पर देश को लॉकडाउन कर देता है और 2.5 लाख कोविड-19 मरीज होने पर कहता है कि अनलॉक होइए। 8 जून से सब कुछ शुरू हो रहा है। हवाई जहाज से लेकर के तमाम चीजें, होटल, रेस्टोरेंट सब खुल रहे हैं। जिसको जैसे मन में आए नियम बनाइए अपने राज्य में। क्यों? पूरे देश में एक नियम क्यों नहीं होने चाहिए? एक देश एक विधान बोलने वाले लोग पूरे देश में कोविड-19 के खिलाफ क्या एक कानून बना करके, एक तरीका बना करके लड़ाई नहीं लड़ सकते थे? ठीक है, जहां रिलैक्स करना है आप रिलैक्स कीजिए, लेकिन जहां प्रतिबंध लगना है, प्रतिबंध के तरीकों में अंतर क्यों होगा? क्यों होगा? यह बात समझने की है। अगर हम उत्तर प्रदेश में को मानते हैं कि यह सुरक्षित है तो हम इसमें रिलैक्स करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार को अधिकार होना चाहिए, समवर्ती सूची के तहत उनको अधिकार होना चाहिए कि उन चीजों पे फैसले लें। लेकिन ऐसा क्यों होगा कि किसी एक प्रदेश में रेस्टोरेंट खुलेगा, दूसरे में नहीं खुलेगा? किसी एक प्रदेश में बार्बर की दुकान खुलेगी, दूसरे में नहीं खुलेगी? किसी एक प्रदेश की सीमा दूसरे प्रदेश की सीमा के लिए खुलेगी या बंद रहेगी? देश में तो सीमाएं खोल दी गई हैं, लेकिन यहां प्रदेश जो हैं अपनी सीमाओं को लॉक और अनलॉक करने का डिसीजन ले रहे हैं, जिसके कारण जनता परेशान हो रही है। ये जो अव्यवस्था है कोविड-19 से लड़ाई लड़ने में, ये पैदा की गई है और ये पैदा इसलिए की गई है ताकि इन चीजों पर बहस ही खत्म हो जाए। राज्य सरकारें एक दूसरे पर आरोप लगाते रहें और उस पर बहस कीजिए। किसी न किसी सरकार की कम और किसी की ज्यादा गलती होगी, उस पर बहस कीजिए। और मूल बात जो है, ये जो लड़ाई थी कोविड-19 से पूरे देश में एकजुट होकर लड़ने की, उससे पीछे हट जाया गया है। आज हम दुनिया में 5वें नंबर
5वें नंबर पर हैं हम, और एशिया में तो नंबर 1 का पोजीशन बहुत पहले ले चुके। और मीडिया को देखिए कैसी हेडलाइन देता है, मैं चर्चा कर देता हूं। कहता है फला देश को पछाड़कर भारत 5वें नंबर पर पहुंचा। अरे ये कोविड-19 किसी को पछाड़कर 5वें नंबर पर पहुंचने वाली स्थिति है? 5वें नंबर पर आना शर्म की बात है, और हम पछाड़ रहे हैं। ये अखबारों की भाषा है, मीडिया की भाषा है, उसका सेंस समझिए। और बड़े अखबार की भाषा, नाम नहीं लूंगा चूंकि नैतिकता का सवाल है, लेकिन हम किसी देश को पछाड़ करके कोविड-19 में नंबर 5 का पोजीशन पा रहे हैं। यह शर्म की बात है। इस भाषा पर शर्म आनी चाहिए कि हम इस संकट को देखते कैसे। ये वायरस जो है, ये वायरस, संकट का वायरस जो है, पॉलिटिकल वायरस बन करके हमारे जेहन में, हमारे दिमाग में इस तरीके से शामिल हो गया है कि हम इस वायरस का मुकाबला नहीं कर पा रहे। हम राजनीतिक जुमलों में फंसते चले न जाएं, इसका खतरा पैदा हो गया है। हमें अभी समझना पड़ेगा कि ये वर्चुअल रैली और तमाम तरह की चीजें बंद करो ये चीजें। अरे जब पुलवामा का हमला हो रहा था, याद है, जिस दिन पुलवामा का अटैक हुआ था, उस दिन को याद कीजिए। उस दिन इस देश में एक आपातकालीन बैठक नहीं हुई। वो 14 फरवरी का दिन था। एक आपातकालीन बैठक नहीं हुई। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी दिल्ली में नहीं थे, वो शूटिंग में थे, उनकी प्रायोरिटी शूटिंग थी। अगले दिन जाकर के आपको ये होता है कि प्रधानमंत्री जी आते हैं और ऐलान करते हैं कि इसका बदला लिया जाएगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तमाम राजनीतिक पार्टियां, मुझे याद है प्रियंका गांधी पॉलिटिकली लॉन्च हो रही थी उत्तर प्रदेश की सियासत में, उन्होंने अपना पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दिया था। अखिलेश यादव जी ने घोषणा की थी कि उनके सारे राजनीतिक कार्यक्रम रद्द किए जाते हैं। दूसरी तमाम पार्टियों ने अपने राजनीतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी मेरा बूथ सबसे मजबूत करती रही, उसके आयोजन भी उसके रुके नहीं, चलते रहे। तो पुलवामा हमले में जब ये संवेदनहीनता दिखी थी, तो ये कोविड-19 से लड़ाई में तो इस संवेदनहीनता की पराकाष्ठा आना अभी बाकी है। अभी तो वर्चुअल रैली की शुरुआत हुई है। आने वाले समय में खरीद फरोख्त तमाम तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी, और कोविड-19 से लड़ाई का जो मकसद है वो पीछे जा चुका होगा। आज की जो दृश्य आपको दिख रहे हैं, आप देखिए ना, वो मास्क लगाने का ढोंग करने से कोविड-19 से लड़ाई नहीं होती। सारे लोग एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग तोड़े हुए हैं, नाटक कर रहे हैं कि हम अगर थोड़ी थोड़ी दूर पे बैठे हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद अगली तस्वीर में सब कुछ भूले हुए नजर आ जाती है। सारी तस्वीरें हैं, वो नाटक भी है कि गोल सर्कल करके खड़े हैं, डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, और फिर उसकी सच्चाई भी है कि किस तरह से उसका वो उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये उनकी प्रायोरिटी है ही नहीं। इस बात को समझना होगा। ये वायरस जो है, ये कोरोना के वायरस से ज्यादा खतरनाक है पॉलिटिक्स का वायरस। ये पॉलिटिक्स का वायरस कोरोना के वायरस से हमें लड़ाई लड़ने नहीं दे रहा है, और लड़ाई लड़ने नहीं देगा। और हमेशा जो सरकार है हमें बताती रहेगी कि हमने अच्छे से लड़ाई लड़ी है, हमने एक रोक के रखा है संख्या को, हमने उतना फैलने नहीं दिया है जितना ये फैल सकता था, हमने इतने करोड़ लोगों को खिलाया है, इतने करोड़ लोगों को पैसे दिए हैं। अरे सब कुछ जब आपने किया ही है तो ये सारी स्थितियां क्यों पैदा हुई? क्यों लोगों को अस्पताल में दाखिला नहीं मिल रहा है, एडमिशन नहीं मिल रहा है, क्यों इलाज से मना कर दिया जा रहा है? आपने ऐसी नीति क्यों बनाई कि आप टेस्टिंग करना मुश्किल हो गया है, कि जब तक डॉक्टर लिखेगा नहीं तब तक टेस्टिंग होगी नहीं। आप टेस्टिंग को देखिए ना, आप कह रहे हैं महाराष्ट्र में बहुत अधिक संख्या है, महाराष्ट्र में टेस्टिंग भी सबसे ज्यादा है, दिल्ली में भी टेस्टिंग बहुत ज्यादा है, और दूसरे तमाम प्रदेशों में। लेकिन टेस्टिंग उत्तर प्रदेश, गुजरात, इन सब राज्यों में क्यों कम है? क्यों कम है? बिहार में तो 10 लाख पर 1000 से भी कम टेस्टिंग है। बिहार जहां की हम लोग आज बात कर रहे हैं, 10 लाख पर 1000 से कम टेस्टिंग है। उत्तर प्रदेश में 1500 के करीब में टेस्टिंग पड़ती है 10 लाख पर। दिल्ली में 10 लाख पर 12,500 टेस्टिंग पड़ती है। तो बात समझ में आती है कि आंकड़े ज्यादा हैं, टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, लेकिन
ये बचाव नहीं है, ये दिल्ली चपेट में है और दिल्ली में जो फैसले लिए गए हैं वो कोविड-19 को बढ़ावा देने वाले हैं, संक्रमण को बढ़ावा देने वाले हैं। इसी तरीके से महाराष्ट्र में संख्या ज्यादा है, मुंबई शहर प्रभावित है, ये सच्चाई है, लेकिन टेस्टिंग ज्यादा है, तो ये सुकून की बात है। ये सारी नेगेटिव्स पॉजिटिव्स को हमें देखकर समझना पड़ेगा और राजनीति से ऊपर उठ करके चीजों को पहचानने की जरूरत है। इन वोट के लुटेरों को जो कोविड-19 के नाम की लड़ाई को पीछे करके वोट की लड़ाई को आगे करना चाह रहे हैं, उनसे आपको आगाह होना होगा। यही आज की तात्कालिक जरूरत यही है और हमें यकीन है कि मेरी बात कन्वे हो पा रही होगी, बात समझने में हम मदद कर पा रहे होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ इस सेशन को यहीं पर विराम देता हूं। अलग अलग विषयों के साथ नियमित रूप से आने की कोशिश करूंगा। नमस्कार।